तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस एपिसोड और भी ज्यादा तगड़ा और मजेदार हो रहा है, तो प्लीज यार वीडियो फुल देखा करो। जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, मून ने जिंग शाहो और मास्टर जियांग को बहुत ज्यादा मारा और मार के उन दोनों को पकड़ के जियांग विला पे लाकर फेंक देता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में मिस्टर जिंग कहता है कि किसका हिम्मत हुआ मेरे जिंग रेजिडेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करने का। तो तभी मून अंदर आकर कहता है कि शट अप, धीरे बात करो, मैंने तुम्हारे बेटे को अपने वो आई बेच दिया था, लेकिन वो रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो तभी मून को देखकर वो आदमी कहता है कि रुको, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मास्टर जिंग ने तुम्हें मारने नहीं किया था, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? तभी मून सिंह को ऊपर उठा के कहते हैं कि क्या यही वो आदमी है? और फिर मून उन दोनों को नीचे फेंक देता है जमीन पर। तो उसके बाद मिस्टर जिंग कहता है कि मून, तुम अभी हमारे जिंग फैमिली में टेरिटरी पे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे गंदगी पैदा करने के बाद तुम्हें ऐसे वापस जा सकते हो? तो मून भी अपना गर्दन मरोड़ कर कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे 5 मिलियन वापस पाने के लिए आया हूँ, और तुम मुझे मेरे 5 मिलियन वापस दे देते हो तो मैं तुम्हारे चंद बख्श दूंगा। 5 बिलियन का बात सुनकर मिस्टर जियांग हंसने लगता है, कहता है कि 5 बिलियन और वो भी शिट आई बॉल के लिए। यहाँ पर जितना भी फैमिली है वो सभी जियांगबे के फेमस फैमिली है। क्या तुम आधे जियांगबे को अपने दुश्मन बनाना चाहते हो? अगर तुम यहाँ पर घुटने के बल बैठ जाते हो और चारों ओर घूमकर कुत्ते की तरह भौंकते हो तो मैं सोचूंगा यहाँ पर आज कुछ भी नहीं हुआ था, और कोई एविडेंस ना होने की वजह से 5 मिलियन तो दूर के बाद मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी कर सकता हूँ। मोनन गुस्सा होकर उस दीवार पर एक जोर से मारता है और दीवार पर क्रैक आ जाता है और उसका पूरा कैसल टूट जाता है। तभी मोनन कहते हैं कि ये तुम लोगों के लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, इसके बाद तुम लोगों को और मौका नहीं मिलेगा। तभी मिस्टर जिंग सभी लोगों को कहता है कि उसे मार डालो। तभी सभी लोग मोनन की तरफ धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है। वो सभी बुलेट मोनन के सामने आकर रुक जाता है। मोनन अपनी शक्ति से उन बुलेट्स को उन लोगों की तरफ फिर से मोड़ देता है। वो सब बुलेट एक एक करके सभी बॉडीगार्ड को लग जाता है। ये देखता हुआ मिस्टर जिंग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सभी लोग एक एक करने मरने लगता है। वो बुलेट मिस्टर जिंग को भी आकर लगता है और मिस्टर जिंग भी वहीं पर मर जाता है। तभी मोनन कहते हैं कि अभी फैमिली का हेड बनने के लिए कौन है, आगे आ जाओ। और तभी मास्टर जिंग और सभी लोग हाथ जोड़ता है मोनन के सामने और कहते हैं कि प्लीज हमारा जान बख्श दो। तभी वो और व्यक्ति उसे एक कार्ड देता है और कहते हैं कि यहाँ पर 1 बिलियन है, प्लीज जल्दी इसे एक्सेप्ट कीजिए, और 4 बिलियन हम 24 आवर में आप लोगों को ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके बाद मोनन वो कार्ड देकर कहता है कि फाइन, मैं तुम्हें 1 दिन का मोहलत देता हूँ, अगर तुम ये पैसा देने में फेल हो गए तो मैं तुम्हारी जिंग फैमिली के अस्तित्व पूरी तरह से मिटा दूंगा। तो उसके बाद मोनन जब बाहर आता है तो तभी कार लेकर वो चोर आता है, आकर कहता है कि ए ब्रदर, यहाँ पर देखो, इस गाड़ी को एक बार सिर्फ देखो यार। तो उसके बाद मोनन जब कार में बैठा है तो वो चोर मोनन से पूछता है कि क्या मैटर सॉल्व हुआ? मैं वहाँ पर से बहुत जोर का एक नॉइज सुना, क्या सब कुछ ठीक है ना ब्रदर? तो मोनन कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद कार चलते चलते वो चोर मोनन को कहता है कि ब्रदर, आपको लगता है कि ये जिंग फैमिली इतनी शॉर्ट टाइम में 4 बिलियन दे पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। तो मोनन कहता है कि उन लोगों के इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और काओलिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर काओलिन कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि जिंग फैमिली सडनली 4 बिलियन विड्रॉल कर लिया है जो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था? काओलिन का बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ, यही बार सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हमारा जो और भी इन्वेस्टर था वो सब लोग भी अपना इन्वेस्ट को विड्रॉ कर लिया है, हमारा पूरा 7 बिलियन का नुकसान हुआ। ये सुनकर काओलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर काओलिन कहता है कि जल्दी से जल्दी टारगेट लिस्ट के बाई क्यूआई को इन्फॉर्म करो और उसे इन्वेस्ट करने के लिए और मेरे लिए, जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ, मैं उसको इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। बट सीन शिफ्ट होता है और एक फ्लाइट को दिखाया जाता है। उसके बाद मूनन और उस चोर को दिखाया जाता है एक एयरपोर्ट में। तो उसके बाद ताओयन को दिखाया जाता है, तो ताओयन मूनन को वेलकम करता है। तो उसके बाद ताओयन कहता है कि ये है लॉयर लिन और लॉयर मिंग, ये लोग कंपनी के लीगल एफर्ट्स को देखता है। तो तभी मूनन कहता है कि ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, चलो हम लोग सीधे बिजनेस पे उतारते हैं। तो उसके बाद ताओयन कहते हैं कि ठीक है सर, पहले आप जाइए। और उसके बाद अगले सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओयन कहता है कि मूनन को, मिस्टर मू, इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के बाद इसके बाद आप कानूनी तौर पर इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो उसके बाद मूनन उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना सिग्नेचर कर देता है। तो उसके बाद मूनन कहता है कि देख लो ये सही है या नहीं। उसके बाद मिस्टर ताओयन कहता है कि ऑफ कोर्स, थैंक यू मिस्टर मूनन। बाद मूनन ताओ से हाथ मिलाता है और कहता है कि बाकी सब कुछ आप पर निर्भर है, मुझे आशा होगा मैं कि गलत नहीं चूज किया हूँ। फिर मिस्टर ताओ कहता है कि मैं आपको निराश ना करने की पूरी कोशिश करूंगा मिस्टर मू। मूनन वो चोर बाहर निकल जाता है। तो मूनन उस चोर को यानी कि सांगतोन को कहता है कि यंजिन यूनिवर्सिटी में मेरे लिए यंजिन पर थोड़ा नजर रखना। उसके बाद वो सांगतोन मूनन को कहता है कि तो ब्रदर, आपके साथ काम करने के लिए आप मुझे और एक चांस दे रहे हैं। उसके बाद मूनन वहां से चले जाता है और वो सांगतोन मूनन को कहता है कि ए ब्रदर, अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमने मुझे जो टास्क दिया था वो मैं कंप्लीट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और मूनन बहुत लंबे समय के बाद अपने घर पे वापस आता है। तो घर आते ही जियोंगर उसके पास दौड़ कर जाता है और कहता है कि ए बॉस, आप फाइनली वापस आ गए हैं। तो मूनन आते ही कहता है कि क्या मिस्टर लिप सब कुछ ठीक है? तो जियोंगर कहते हैं कि सब कुछ एकदम एक्सीलेंट चल रहा है, मेरे एबिलिटी पर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखिए। तभी मूनन कहते हैं कि क्या तुम हाल ही में एक ब्यूटीफुल वुमेन को तुम्हारे साथ रखा है? तभी ये सुनकर जियोंगर कहते हैं कि नहीं, नो वे, मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहा हूँ, इसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो उसके बाद मूनन कहता है कि मैं कुछ समय तक स्टूडियो पर रहूंगा, सभी लोगों को कह दो कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी बात नहीं है तो कोई
कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? जियोंगर कहता है कि ठीक है सर। तो जियोंगर जाने के बाद मूनन उस पेंटिंग को बाहर निकालता है और बाहर निकलकर अपना कुछ कला वहाँ पर लिखने लगता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारा अंदर और क्या रहस्य है। मूनन अपनी पेन से वहाँ पर कुछ करता है, मूनन को कुछ दिखता है। उसके बाद मूनन उस पेंटिंग को स्पिरिचुअल वाटर पर एकदम केयरफुली डालता है और तभी उस पानी से कोई फिश निकल आता है। देखकर मूनन सोचता है कि मैं इसे ही एक्सपेक्ट किया था। और उसके बाद मूनन कहता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अगर 14 कोई फिश बाहर निकल जाए तो क्या होगा। उसके बाद अगले दिन सुबह हो जाता है और मूनन कहता है कि तब से अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। अभी उस पानी पर 2 मिस्टी लीफ आकर गिरते हैं और उसके बाद मूनन उसको ऐसे ही रखकर चला जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसके बाद मूनन दरवाजा लगाते लगाते सोचता है कि दादाजी का बर्थडे आने वाला है, मुझे कुछ उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और फिर सोचने लगता है कि मेरी पिछले जीवन के ट्रेजेडी और फिर से मैं दोहराने नहीं दूंगा। उसके बाद कई दिन बीत जाता है और कई दिन बीतने के बाद मूनन को एक बात से उतरते हुए दिखाया जाता है। तभी मूनन को एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम कल से पहले वापस आओगे। तो ये आदमी मूनन के छठी अंकल है। तो मूनन इसे देखकर कहता है कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ अंकल? तो उसका अंकल कहता है कि मैं तुम्हारे भाई मूकोन का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, वो इस साल भी वापस आ रहा है, उसने मुझे थोड़ा जल्दी आने के लिए कहा। तुम वहाँ पर अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो, क्या तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है ना? तो मूनन कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। उसके बाद उसका अंकल कहता है कि ये सुनकर बहुत रिलीफ मिला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भले तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम के फेल हो जाओ, क्योंकि हमारे जमीन को एयरपोर्ट और सड़क बनाने के लिए लिया है। इन फ्यूचर हमारा मू फैमिली वहाँ से प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये सुनकर मूनन कहता है कि आप कौन से जमीन के बारे में बात कर रहे हैं? तो फिर उसका अंकल कहते हैं कि जहाँ पर तुम्हारा ग्रैंडफादर कल्टीवेटर करते थे सारा दिन, वही जगह। तो उसके बाद मूनन सोचने लगते है कि आई सी, तो इसलिए वो आदमी यहाँ पर वापस आ रहा है ये जमीन के लिए। तब से पीछे एक लड़का कहते है कि छी, इस कंट्री के लोग कितने गंदे हैं, अगर ये जमीन के बाद नहीं होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं वापस आता। तभी मूनन का अंकल देखकर कहते हैं कि हे मूकुआन, तुम फाइनली आ गए। तो उसके बाद मूकुआन उस अंकल से कहता है कि छठी अंकल, पास में मेरी सामान अभी भी पड़े हैं, प्लीज इसे मेरे लिए कैरी करिए। तो अंकल भी कहते हैं कि हाँ श्योर, क्यों नहीं। और मूकुआन मूनन को देखते ही कहता है कि हे, तुम अभी भी वैसा ही दिखते हो और भी एक अंडे के छिलके की तरह लगते हैं। मूनन के पास आकर कहते हैं कि क्या मैं सही हूँ मूनन? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग मू फैमिली की प्रॉपर्टी पर चले आता है। रात कहते हैं कि फाइनली हम लोग वापस आ गए। तो मूकुआन को देखकर 2 लेडी मूकुआन को कहने लगती है कि ए मूकुआन, एटलस तुम आए गए हो, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तो और एक लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एक कंपनी के मैनेजर हो और उसी बॉस कंपनी की बॉस की बेटी से डेट भी कर रहे हो, क्या सच है? और एक लेडी कहती है कि ओहो, तुम लोग भी ना, मैंने मूकुआन सिर्फ अभी अभी वापस आया, वो बहुत ही टायर्ड है, उसे पहले अंदर जाने। और इधर मूनन को देखते एक बच्चा आकर मूनन को गले लग जाता है और कहते कि हे ब्रदर मूनन, अब आप आ गए हैं। और ठीक उस बच्चे के पीछे उसका ग्रैंडफा होता है। तो उसका ग्रैंडफा कहता है कि हे मूनन, तुम भी वापस आ गए हो, मैंने सोचा था कि तुम कल आओगे। उसके बाद मूनन अपने दादाजी को देखकर कहते हैं कि ग्रैंडफा, आपका हेल्थ इतना क्यों खराब है? मैंने जो आपको गोली भेजी थी, क्या आप उसे नहीं लेते हैं? और आप उस ब्रेसलेट को भी नहीं पहन रहे हैं, क्यों? तो उसका दादाजी कहता है कि जियारू ने कहा कि उसको वो ब्रेसलेट पसंद आया है, तो इसलिए मैं उसे ये दे दिया। तुम्हारा ग्रैंडफा अभी एक ओल्ड पेंटिंग की तरह है, अगर मैं वो गोली भी खा लेता तो भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं। तभी वहाँ पर बड़े बहन जियारू आ जाता है। तो ग्रैंडफा कहता है कि देखो, बड़ी बहन आ चुकी है। और मूनन उसे देखती उसकी तरफ जाने लगता है। तो ग्रैंडफा कहते हैं कि हे मूनन रुको। तभी मूनन उसके हाथ पकड़कर कहता है कि हे, मैंने इसे ग्रैंडफा को पहनने के लिए दिया है, तुमने इसे क्यों लिया है? तो जियारू कहते हैं कि हे मूनन, ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ओके? तभी मूनन जियारू के हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकल लेती है और कहता है कि तुम इसे लेने के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो लेडी मूनन को कहती है कि हे मूनन, वो तुम्हारी बहन है, ऐसा रूड बिहेव करना बंद करो। और एक बूढ़ा आदमी कहते हैं कि हे, उसे वापस ये दे दो। तभी मूनन का अंकल कहते हैं कि हे, झगड़ा करना बंद करो, ये सिर्फ एक ब्रेसलेट है, मूकुआन बहुत सारा पैसा कमाते हैं, वो तुम्हें एक नया एक्सपेंसिव ब्रेसलेट बना कर देगी। तो ये सुनकर मूकुआन भी कहते हैं कि हाँ ये सही है, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव ज्वेलरी बनूंगी, जो कुछ भी तुम चाहते हो। उसके बाद मूनन उस ब्रेसलेट को ग्रैंडफा को देता है और कहता है कि ग्रैंडफा, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इसे किसी को नहीं देंगे। और इधर मूनन मन ही मन सोचने लगता है कि मैं इसे दादाजी को बांध लूंगा, क्योंकि ताकि इसे कोई ना ले सके। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मूनन अपने कमरे के अंदर आता है और कमरे पे अंदर आकर देखकर कहता है कि जैसा देखकर गया ठीक वैसा ही है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। तो तभी कोई दरवाजे से पीछे से कहते हैं कि हे मूनन वापस आ गए हैं। और तभी मूनन की मॉम को दिखाई जाती है और मूनन उसकी माँ को देखकर कहते हैं कि हे मॉम। तभी मूनन अपनी माँ के गले लग जाता है। उसकी माँ कहते है कि हे मूनन, बच्चे की तरह करना बंद करो। तो उसके बाद मूनन की मॉम मूनन को कहती है कि आंटी टैन ने मुझे कहा कि तुम स्कूल से बहुत छुट्टी ले रही हो और लिंगटन से भी ब्रोकअप कर लिया, क्या वो दिखने में अच्छा नहीं है? तो तभी मूनन ये सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहते है कि मॉम, हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, क्या हम लोग ये छोड़कर कुछ अच्छा बात कर सकते हैं? उसके बाद मूनन की मॉम कहती है कि मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी झपकी लेने जा रही हूँ, तुम तुम्हारी बहन को लेने के लिए क्यों स्कूल नहीं जाते? तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि ओके ठीक है, आप रेस्ट लीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन उस स्कूल पर जाती है उसकी बहन को लेने के लिए। और उसकी बहन मूनन को देखते ही कहती है कि मूनन, गाइस मैं पहले कहते थे कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, तो समझ लेना। तो उसके बाद मूनन के सामने वो 2 लड़की आ जाती है। तो मूनन उन दोनों को देख कर कहती है कि हे जू
जूकियान और तुम ली कहो है ना। तो तभी ली कहते हैं कि शायद तुम तुम्हारी अभी जूनियर क्लासमेट को अभी तक भूले नहीं हो, है ना। तो जूकियान कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगी मूनन, तुम्हें आज ही स्कूल के रियूनियन पर आना चाहिए। तो ये सुनकर मूनन कहते हैं कि श्योर, और मन ही मन सोचने लगते हैं कि अपने स्कूल की क्लासमेट से मिलना बहुत ही रेयर होता है, तो चलो इस टाइम वहाँ पर जाते हैं। तो उसके बाद वो लड़की मूनन से कहती है कि मुझे तुम्हारी फोन नंबर दो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। तभी वहाँ पर मूनन की सिस्टर आ जाती है और आकर कहते हैं कि ए बड़े भाई, मैं आपको काफी समय से नहीं देखा है, आप बहुत ही हैंडसम हो गए हैं। मूनन और उसकी बहन बातें करते करते जाने लगते हैं और मूनन कहते हैं कि ओके ओके ठीक है। तो और दूर से एक लड़का वो दोनों को देखता रहा और उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है और उन दोनों के एक साथ देखकर ये लड़का गलत समझ लेता है और उसके हाथ में जो चिट्ठी होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन उस लोकेशन पर चले आता है। तो उसके बाद मूनन उस रियूनियन पर चले जाता है। तभी वो दोनों लड़की मूनन को देखकर कहने लगती है कि हे मूनन, तुम एट लास्ट आ ही गए हो। इधर मूनन की बहन मूनन की तारीफ करने लगते हैं, कहते हैं हे मूनन, तुम आज बहुत ही हैंडसम लग रही हो। वो दोनों लड़की में से एक लड़की कहती है कि ये सब कुछ जिंग शाहो ने अरेंज किया है, तो इसीलिए उसका भी कुछ दोस्त यहाँ पर है और बाकी सारे पुराने क्लासमेट है, शायद तुम इन लोगों को पहचान पाओगे। मूनन कहते हैं कि ओ अच्छा। और तभी वहाँ पर मूनन की बड़े बहन और मुंह कौन आ जाता है और उसकी बड़ी बहन मूनन को देखते कहते हैं कि हे मूनन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मूनन कहता है कि देखो मैं इस स्कूल से ग्रेजुएट किया हूँ, इन लोगों के साथ रहकर मेरे लिए यहाँ पर रहना नेचुरल है। तभी मूनन का टोन करता हुआ मुंह कौन कहता है कि तो तुम मिस्टर जिन के क्लासमेट हो, तो हमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देना। तो ये सुनकर मूनन कहते हैं कि ओ रियली। तो तभी मूनन की बड़ी बहन कहते हैं कि मैं सिर्फ इसे तुम्हारे स्टूपिड ब्रेसलेट के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी भाई और बहन के लिए इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कह रही हूँ। उसके बाद फिर से मुंह कौन मूनन को कहता है कि अगर तुमको जिन जैसा दोस्त बनाना है तो आपका खुद का स्ट्रेंथ होना चाहिए, अदरवाइज पार्टी खत्म होने के बाद कोई वैल्यू नहीं रखेगा, वो तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। तो ये सब कुछ देखकर मूनन सोचने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों हमारे पूरे मिलन में शामिल होगा, शायद यंग मास्टर जिंग शाओ पे कुछ सीरियस बात होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 1 घंटे के बाद को सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी कहते हैं कि अभी भी जिंग शाओ यहाँ पर क्यों नहीं आया, और एक आदमी कहते हैं कि मैंने आज इस मीटिंग के लिए लंच भी नहीं किया है। तो तीसरा आदमी भी कहता है कि हाँ मैं भी नहीं किया है। तो तभी एक लड़का कहते कि हे यंग मास्टर जिंग शाओ फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। जिंग शाओ आते कहते कि हे तुम लोग बहुत ही जल्दी आ गए मेरे दोस्त। तो तभी वो दोनों लोग जिंग को देखकर कहते कि हे जिंग, तुम फाइनली आ गए हो, अगर तुम नहीं आते तो हम लोग भूख से मर जाते, तुम्हारे लिए यहाँ पर हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, सिर्फ सेलिलिया के पास तुम्हारा नंबर है लेकिन उसने तुमको डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। तो तभी सिसिलिया कहती है कि देखो जिंग शाओ ने इसीलिए लेट किया क्योंकि उसके पास कुछ काम था। तो ये सुनकर वो दोनों आदमी कहते कि ओ तो अच्छा ऐसा बात है। तो उसके बाद जिंग शाओ सभी के पास जाकर कहते कि हे तुम लोग खड़े मत रहो, अपनी अपनी सीट पर बैठो, ए वेटर इन लोगों को खाना परसो, मैं आज बहुत ही लेट हो गया क्योंकि मेरे कुछ काम था, लेकिन आज शाम में केटीवी रूम बुक किया है, तो चलो यहाँ पर और फन करते हैं। तो तभी सभी लोग जिंग शाओ को कहते कि हे जिंग शाओ तुम सबसे अच्छे हो। तो उसके बाद जिंग शाओ को एक आदमी पूछता है ये जिंग शाओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक पोर्श है। तो ये सुनते जिंग कहते हैं कि हाँ इट्स नॉट सो बिग डील, कार तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। नेक्स्ट मंथ फिंजिंग में एक कार शो है, इस शो को एक बड़ा आदमी ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इस इवेंट के लिए और एक लंबरगिनी खरीद लूं। और इधर मुकुआन मूनन को कहता है कि हे तुम देरी करना बंद करो, हमें जल्दी से जल्दी उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाओ। तो मूनन कहते हैं कि हे डोंट वरी, वो यहाँ पर खुद चल के आएगा। और तभी उधर से जिंग शाओ मूनन को देखता है और कहता है कि हे ये तो मूनन है। और उसके बाद जिंग शाओ मन मन सोचने लगता है कि चलो पुराने दिनों के खातिर तुम्हारे साथ कुछ मजे करते हैं। उसके बाद जिंग शाओ मूनन के पास आता है, आकर कहती कि हे क्या ये मूनन है, बहुत बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा है ओल्ड बॉय, मुझे बताया गया था कि तुम पढ़ाई के लिए जियांगडू गए थे, अभी ये कैसा चल रहा है। तो मूनन कहते हैं कि नो थैंक्स आई एम फाइन। तो तभी उधर से 2 बंदे इन दोनों को देखकर कहते हैं कि इतने सालों के बाद भी इन दोनों को नहीं बनता, लेकिन मूनन भी बहुत ही एरोगेंट है, यानी कि अहंकारी है। तभी मूनन की बड़ी बहन जिंक्स को कहते हैं कि हे मिस्टर जिंक्स, मैं मूनन के कजिन मूरो हूँ, मूनन को अतीत में देखभाल करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। तभी मूरो भी कहता है कि मिस्टर जिंग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं मू कुआन हूँ, मैं चाओ फैन इंडस्ट्रीज का मैनेजर हूँ, मैं भी मूनन का कजिन हूँ। तो ये सब सुनते ही मिस्टर जिंग कहता है कि ओ तो तुम लोग आज उसके बात करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो जिंग का बात सुनकर मूनन की बड़ी बहन और मू कुआन कहता है कि हम लोग उसके बारे में आपको क्यों कहेंगे, मिस्टर जिंग क्या आपके और मूनन के बीच कुछ लफड़ा है। तभी जिंग कहता है कि क्या तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें ये नहीं कहा कि मैं सबसे ज्यादा जिसको घृणा करता हूँ वो वही है। जूनियर हाई स्कूल में उसे मुझसे बहुत परेशानी थी और उसे हराने में मुझे बहुत ही परेशानी हुई। तभी ये सुनकर मुंह कौन गुस्सा हो जाता है और मूनन को कहती कि व्हाट मूनन, अभी मिस्टर जिंग से माफी मांगो। तो तभी मूनन की बड़ी बहन जिंग को कहती है कि मेरी भाई की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, एक्चुअली उसका और मेरा संबंध अच्छा नहीं है, मैं आपसे मिलने के लिए इस पार्टी में आया था। और तभी मूनन को
कहती है कि हे मूनन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी यहाँ पर आके माफी मांगो। तभी मूनन भी कह देता है कि वो मेरी माफी के लायक नहीं है। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन भड़क जाती है और कहती है कि मूनन, इतने एटीट्यूड किस वजह से है? तुमने मिस्टर जिंग को अपमानित किया है, तुम्हें मिस्टर जिंग का सम्मान करना चाहिए, भले ही तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। तो मूनन की बड़े बहन के हाथ में जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है तो उसको मूनन फेंक देता है और कहता है कि तुम पहला व्यक्ति हो जो मुझे ये करने के लिए फोर्स कर रहे हो, अगर तुम मेरे रिश्तेदार नहीं होते तो तुम अब तक मर जाते। तो ये देखते ही मून भी भड़क जाता है और कहता है कि ये बहुत ही अपमानजनक है, मूनन तुम्हारा हिम्मत कैसे उसे डांटने की। जिंग के पास एक लड़की आकर कहती है कि हे गाइस, ऑलराइट काम डाउन, हम लोग सब यहाँ पर रियूनियन के मजे लेने के लिए आए हैं। जिंग शाओ, क्या आपने नहीं कहा कि खाने का समय आया है? मुझे बहुत भूख लगी है। तभी और एक लड़की कहती है कि हाँ वो सही है। जिंग शाओ, हम इस मैटर को यहीं पर क्लोज करते हैं। मैंने सुना है कि आप एक स्टार को यहाँ पर इन्वाइट किया है, क्या ये सच है? तो जिंग कहता है कि हाँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियन ड्रैगन सिटी होटल 3rd फ्लोर को दिखाया जाता है। यहाँ पर दो लोग जिंग को कहने लगते हैं कि क्या जिंग शाओ, यान कुइंची सच में आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या वो वही यान कुइंची है? वो अभी इन म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे फेमस है। तो उसके बाद जिंग कहता है कि इनफैक्ट यान कुइंची पहले से ही यंतंग पर है, तो मैंने उसे यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया और वो भी मान गए। अनफॉर्चुनेटली उसका जो एजेंट है वो बहुत ही गुस्से में थे, तो वो उसने कहा दे कि यान कुइंची अभी अच्छे नहीं है, नहीं तो वो अभी तक चली आती। तो तभी वो दोनों लड़का जिंग को कहते कि मुझे उसका गाना बहुत ही पसंद है और उसके साथ फोटो खींचना भी बहुत ही मन है। मिस्टर जिंग, जब आप फ्री रहेंगे तो हमें उसके साथ प्लीज इंट्रोड्यूस करवा देना। तभी इधर मूनन को एक कॉल आता है, तो मूनन कॉल पकड़ कर कहता है कि वो तो तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हो, कि तुम 3rd फ्लोर पे आ जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ। और इधर जिंग कहते हैं कि अगर वो आज यहाँ पर आता तो मैं उसके आप लोगों को लिए गाना गाने कहती, बट कोई बात नहीं, जब उसका कोई प्रोग्राम चलेगी तो मैं वहाँ पर VIP सीट लूंगी आप लोगों के लिए। तो तभी जय भी कहते हैं कि हाँ जिंग छाओ, आप बहुत ही अमेजिंग है, चलो गाइस हम लोग जिंग के नाम पे चीयर्स करते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ जिंग छाओ चीयर्स। और इधर मूनन को देखकर कहते हैं कि हे मूनन, क्या तुम जियांगडू में पढ़ते हो? क्या तुमने यान कुइंची से कभी मिला है? तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें यान कुइंची से मिलवाऊं? और फिर मूनन को कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो क्यों ना तुम मेरे साथ KTV प्रोग्राम में जाके वहाँ पर एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लो तुम्हारे लिए। तभी और एक लड़की चिल्ला कर कहती कि हे एवरीवन लुक, देखो यान कुइंची यहाँ पर आ गई है। यान कुइंची को देखकर सब लोग पागल हो जाते हैं, यार कि सब लोगों का दिल गर्दन हो जाता है और कहने लगता है कि ओ माय गॉड यान कुइंची, ये सच में यान कुइंची है? ओह माय गॉड आई एम क्रेजी गोइंग। तो यान कुइंची एक चाइल्डहुड दोस्त में से एक दोस्त कहती है कि जिंग शाओ, आपने सच में यान कुइंची को इनवाइट किया है इस पार्टी में? उसे देखते ही जिंग शाओ सोचने लगता है कि क्या, उसने तो कहा वो बिजी और अनअवेलेबल है। फिर जिंग को मुंह कौन कहता है कि हे मिस्टर जिंग, क्या आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ मीट करने के लिए नहीं जाएंगे? उसके बाद जिंग शाओ कहते हैं कि हाँ, जैसे कि वो यहाँ पर है, शायद हो सकता है वो लाइव बाद में वो लाइव प्रोग्राम करे। और तभी वो लोग जिंग शाओ के नारे लगाने लगता है कि जिंग शाओ जिंदाबाद। और तभी जिंग शाओ कुइंची की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि ए कुइंची, मैं बहुत ही खुशी हूँ कि आप यहाँ पर आए। लेकिन कुइंची उसे अनदेखा करके वहाँ से सीधा जाने लगती है। आगे जाकर मूनन को ढूंढने लगते हैं और मूनन को देखते गए तो ओ तो तुम यहाँ हो, एकदम कॉर्नर पे छुपे हो। तभी यान कुइंची मूनन के पास जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही हो? तो मूनन भी कहते हैं कि सच में नहीं, मुझे पता भी नहीं कि तुम इस सिटी में हो। तभी ये देखकर वो दोनों लोग शॉक हो जाता है और कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? वो डायरेक्ट मूनन के पास क्यों गई? और तभी मुंह कुएन यान कुइंची पास जाता है, जाकर कहता है कि हाँ सुपरस्टार, क्या आप मिस्टर जिंग से मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं? तो तभी मिस्टर जिंग का नाम सुनकर कुइंची कहती है कि मिस्टर जिंग ये कौन है? और मूनन की बड़ी बहन कहती है कि उधर देखो वही है जिंग शाओ। यान कुइंची कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर मूनन के साथ मिलने के लिए आई हूँ। सुनते ही मूनन की बड़ी बहन सोचने लगती है कि ये मूनन यान कुइंची को कैसे जानते हैं। तो तभी कुछ लड़का जिंग शाओ को देखकर कहने लगता है कि जिंग शाओ ने तो खुद कहा कि यान कुइंची उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यान कुइंची कह रही है कि वो उसे जानता तक भी नहीं। शर्म आना चाहिए ब्रो। ये सब बातें सुनकर जिंग शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि वो एक सिर्फ मामूली सिंगर है, उसके हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की वो मुझे जानता तक भी नहीं। मैं यंतंग का यंग मास्टर हूँ और ये मूनन ये यान कुइंची को कैसे जानता है? उसके बाद उस रूम से बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम जस्ट यहाँ पर वेट करो, मैं ये अपमान कभी भी नहीं बोलूंगा। तो तभी जिंग शाओ को बाहर जाते हुए देखकर मूनन की बड़ी बहन सोचने लगती है कि हम दोनों के क्लोज में आना ये सबसे बड़ा एक चांस है, मैं उसे किसी भी तरह से भी जाने नहीं दे सकता हूँ। इधर मून कुआन यान कुइंची को कहता है कि हे मिस यान, मेरा नाम है मून कुआन और मैं मूनन का बड़े भाई हूँ। ये सुनकर यान कुइंची कुछ ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करती है। यान कुइंची का ऐसा बिहेव देखकर मून कुआन सोचने लगता है कि व्हाट, मैं इतना क्वालिफाइड भी हूँ और हैंडसम भी हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे बता ही नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है कि इस यंतंग काउंटिंग में मेरे जैसा और भी लोग हैं। पीछे वो वीर देखकर सोचने लगता है कि शायद ये इस वीर की वजह से हो रहा है, ताकि कुछ रोमर्स फैल जाए। और उसके बाद मून कुआन उस अपनी कार्ड को उस टेबल पर रखता है, रखकर कहता है कि हे मिस यान, मुझे थोड़ा काम है और यहाँ पर मेरा कार्ड रखा हुआ है, मैं इसे रखकर जा रही हूँ इस टेबल पर, मैं इसे बाद में ले लूंगी। तभी यान कुइंची मूनन के कान में कहती है कि क्या आपकी ब्रदर आपके जैसे पावरफुल है? मूनन कहते हैं कि नहीं, वो मेरे सिर्फ कजिन ब्रदर है और याद रखना इन फ्यूचर इन लोगों के साथ कोई भी नहीं मिलना। ये सुनकर कुइंची कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तभी मूनन की बचपन की दोस्त यान कुइंची के पास जाकर कहती है कि हे मिस यान कुइंची, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, क्या मैं आपके
साथ एक फोटो ले सकती है? यान कोइशी मूनन की तरफ देखती है तो मूनन उसे कहता है कि देखो ये सभी लोग मेरे जूनियर हाई स्कूल के दोस्त हैं, अगर तुम्हारे मन है तो इन लोगों के साथ चल ले सकती हो। तो ये सुनते यान कोइशी कहती कि ओह ये तुम्हारी क्लासमेट है, तो फिर मैं सियोल लूंगी। और तभी वो लोग सेल्फी ले लेती है। तभी वो लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए। ये सुनते यान कोइशी कहती है कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज ऐसा मत कहो। मूनन के और एक चाइल्डहुड दोस्त मूनन के पास आकर कहते हैं कि मूनन तुम बहुत ही ऑसम हो, तुम यान कोइशी को कैसे जानती हो? तो मूनन कहता है कि वो और मैं सेम स्कूल में पढ़ते हैं। तभी मूनन के पास एक लड़की आकर कहती है कि मूनन क्या हम लोग एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? तो मूनन कहते हैं कि हाँ श्योर। और ये सुनते ही सभी लड़की मूनन के पास जाते हैं नंबर एक्सचेंज करने के लिए। और मूनन कहते हैं कि रुको रुको रुको, 1 by 1 ज्यादा रश मत करो। तो उसके बाद यान कोइशी मूनन को कहती है कि मैं जब चाइनीज ट्रेडिशनल म्यूजिक को बजा रही थी तो मेरे फिंगर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मूनन पूछता है कि तुम्हारे हाथ ये कितना फिंगर हर्ट हुआ है? तो फिर यान कोइशी कहती है कि जैसे मैं गुजिंग बजाती हूँ तभी मेरी सभी उंगली दर्द करने लगती है, तो इसीलिए मैं कल रात ट्रेनिंग को स्टॉप किया है। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि कम ऑन चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे होटल रूम में जाकर तुम्हारे ट्रीट करूंगा। ये सुनते यान कोइशी सोचने लगती है कि मेरे साथ होटल रूम में जाएगी, तो मतलब वो मेरे साथ और भी ज्यादा टाइम रहना चाहती है। फिर मूनन को कहते हैं कि ओके ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों पैदल जाने लगता है। तो तभी अचानक उन लोगों के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं और आकर कहता है कि क्या तुम ही वो मूनन हो? ब्रदर्स लगता है यही है वो। तो फिर और एक गुंडा कहती है कि तो तुम यही हो जो हमारी मिस्टर जिंग को ऑफेंड किया है, हमारा जिंग बहुत ही गुस्से में है, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सी हाथ और पैर को टूटवाना चाहते हो? यान कोइशी को देखकर और दो गुंडे कहने लगते हैं कि उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी है। और ये सुनते उन लोगों का बहुत गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि तुम लोग किसको देख रहे हो? क्या तुम लोग कभी भी एक लड़की को नहीं देखा? अपने काम पर फोकस करो। लड़की तुम यहाँ से चले जाओ, मैं लड़कियों को मारता नहीं हूँ और इसमें तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो तभी मूनन कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है? ये सुनते वो गुंडे कहते हैं कि तो तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम जैसे उसे जानते हो, उसको सभी लोग गंजे जी नाम का जानते हैं। उसके बाद मूनन कहते हैं कि हालांकि मैं उसे नहीं जानता हूँ लेकिन मैं हु सिक्सी नाम के एक आदमी को जानता हूँ। तभी एक गुंडा उसके बॉस को कहते हैं कि हु सिक्सी ये नाम जाना पहचान लग रहा है बॉस, क्या आप जानते हैं उसे? तभी उसका बॉस उसे थप्पड़ मार के कहता है कि वो दावी सिटी का बिग बॉस है मास्टर सिक्सी। सिक्सी के नाम सुनकर कुछ लोग सोचने लगता है कि मास्टर सिक्सी, क्या ये लड़का मास्टर सिक्सी को जानता है? तभी मूनन मास्टर सिक्सी को फोन करता है। तभी फोन के उस साइड से जवाब आता है कि हेलो मास्टर मू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो ये आवाज सुनकर वो गुंडा सोचने लगता है क्या ये सच में मास्टर सिक्सी का वॉइस है? तो इधर मूनन उस मास्टर सिक्सी को कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ गुंडे ने घेर लिया है, मुझे और मेरी दोस्तों को भी, इस यंटंग काउंटी में। वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग ब्लेड जिंग का मैन है। तभी मास्टर सिक्सी कहता है कि मास्टर मूनन सच में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं भगवान कसम मैं अभी उसे कॉल करके बताता हूँ। तो मूनन उन लोगों को कहते हैं कि मैं तुम लोगों को 5 मिनट देता हूँ ये सेटल करने के लिए। तो उसके बाद ये सुनकर वो चोर कहता है कि एक रैंडम कॉल करके तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो, ओके? और तुमने मुझे 5 मिनट दिया, ठीक है, ओके फाइन, मैं 5 मिनट तक वेट करता हूँ। उसके बाद 4 मिनट बीत जाता है। तो उसके बाद वो चोर कहता है कि यही उम्मीद थी, ये सिर्फ एक झांसा है, तुम इसमें सच में माहिर हो। फिर उस गुंडे के फोन में एक कॉल आता है और कॉल पकड़ते वो डर जाती है और कहती है कि बॉस मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये आप जैसे कहते हैं मैं वैसे करूंगा। और तभी मूनन के सामने हाथ जोड़ करने लगता है और कहते हैं कि मिस्टर मूनन प्लीज गुस्सा मत होइए, ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग। खुद की गाल में थप्पड़ मारने लगता है, कहते हैं कि मिस्टर मूनन ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ, प्लीज इसे भूल जाइए। तो तभी और एक गुंडा उस बॉस को कहते हैं कि ब्रदर मोए, आप इस छोटे बच्चे के सामने अपोलोजाइज क्यों कर रहे हैं? तो तभी वो बॉस इस लोगों को एक जोर से मारता है मुक्का और मार के कहता है कि तुम अभी भी अपना जबान चला रहे हो, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो बास्टर्ड बॉयज, इसे मेरे यहाँ से दूर ले जाओ। और वो लड़के लोग उसे खींच कर ले जा रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ब्रदर मोए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तो उसके बाद मूनन उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि जिंग शाओ ने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया है? तो उसके बाद वो बॉस मोए कहता है कि शाओ ने हमें कहा कि आपके एक हाथ और एक पैर तोड़ देने के लिए ताकि आप पूरी लाइफ डिसेबल हो जाए। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि ठीक है, फिर उसे तुम लोग ढूंढो और उसके हाथ पाव को काट दो। तो वो बॉस मुझे कहते हैं कि यस मूनन। तो सीन चेंज होता है, मूनन अपने होटल रूम में आता है। तो वहाँ पर एक लड़की मूनन से कहता है कि यंग मास्टर मूनन, आपने क्यों आपकी बॉडीगार्ड को कॉल नहीं किया आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे सिचुएशन में? ये सुनते ही यान कोइशी कहते हैं कि मूनन के रहते हुए कुछ भी नहीं गलत हो सकते हैं। तो उसके बाद वो लेडी कहती है कि थैंक यू मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद यान कोइशी कहती है कि मूनन के साथ कुछ अर्जेंट बात डिस्कस करनी है, मेक श्योर कोई हमें ना डिस्टर्ब करे, हम लोग पापा के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर आते ही यान कोइशी सोचने लगती है कि एक लड़का और एक लड़की घर के अंदर अकेले है, क्या मैं उसे कुछ कह सकती हूँ? तो तभी वो मूनन को पूछते हैं कि हे मूनन, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी? तो उसके बाद मूनन बिस्तर पर बैठता है, बैठकर कहता है कि हे तुम यहाँ पर आके बैठो। ये सुनते यान कोइशी सोचने लगती है कि क्या वो भी यही चाहता है? तो तभी यान कोइशी कुछ कहने वाली होती है। तो तभी मूनन कहता है कि तुम्हारा हाथ मुझे दो। तो फिर यान कोइशी भी उसका हाथ उसके हाथ में दे देती है और उसके बाद यान कोइशी के थोड़ा शर्म आने
लगती है। उसका हाथ पकड़कर मूनन सोचने लगता है कि क्या सॉफ्ट हैंड है यार। और तभी उन दोनों के हाथ में कुछ एनर्जी क्रिएट होने लगता है। तो ये देखकर यन कोइंची सोचने लगती है तभी यन कोइंची मूनन को एक मुक्का मारती है। मारकर कहती है कि आई हेट दैट, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ। मूनन कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ को साफ करने के लिए हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें क्या इसमें दर्द होता है। तो तभी यन कोइंची कहती है कि नहीं, ये तो हार्ड नहीं करती है। और यन कोइंची जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर यन कोइंची अपना मुंह ढककर सोचने लगती है कि मूनन को सब कुछ कैसे पता होता है, इसलिए दादाजी उसे ग्रैंडसन इन लॉ की तरह देखती है। और घर के अंदर से आवाज आता है कि मूनन ये बहुत ही कंफर्टेबल है। ये सब आवाज सुनकर वो लेडी सोचने लगती है कि वो लोग अंदर क्या कर रही है। तो ये सब कुछ सुनकर उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आने लगते हैं। और फिर से घर के अंदर से आवाज आने लगती है कि अभी हमारे दो हाथ एक साथ है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, अगर तुम ये मेरे लिए हर दिन करते हो तो। और इधर वो लड़की सोचने लगती है कि हालांकि छोटी बहन ने कहा कि उन लोगों को कोई ना डिस्टर्ब करे, लेकिन ये अगर पापाराजी ने सुन लिया कोई परवाह नहीं। और तभी वो दरवाजे में नॉक करके कहता है कि हे बंद कर। दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके मूनन और यन कोइंशी को वो नॉर्मल देखती है। तो फिर वो लड़की कहती है कि हाँ तुम लोग क्या कर रही हो। तो यन कोइंशी कहती है कि मूनन मेरे हाथ को मैसेज कर रही है, प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद वो सॉरी कहकर वहां से दरवाजा बंद कर चली जाती है। और फिर मूनन यन कोइंशी का हाथ को छोड़ देता है और छोड़कर कहता है कि देखो 4 गाना बजाने के बाद फिर से तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। देखो मैं तुम्हें एक गोली दे सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए काम करेगा। अगर तुम मेहनती बनना चाहती हो तो तुम्हारा माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी। ये सुनकर यन कोइंशी कहती है कि मैं क्या कल्टीवेट करूँ। और उसके बाद मनी मन सोचने लगते है कि मैं मैनुअल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करके मैं मूनन की और एक स्टेप क्लोज आ सकती हूँ। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सुइटेबल मेथड सोचकर तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद यन कोइंशी कहती है कि ओके ठीक है, लेकिन ज्यादा इंतजार मत करवाना। फिर मूनन अकेले कहता है कि अभी और एक बार मेरा पंख फैलाने का समय आ गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मूनन अपने घर वापस आ जाता है। तो वापस आते ही उसकी बड़ी बहन मूकुआन को दिखाया जाता है। तो जहाँ पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि क्या तुम जानते हो कि इस परिवार के जो सेकंड रिचेस्ट अंकल है वहाँ पर फिर से वापस आ गई है। तो फिर मूकुआन कहते हैं कि क्या ये सब कुछ उस जमीन की वजह से है। तो फिर मूनन की बड़ी बहन कहती है कि हाँ। अभी वहाँ पर मू फैमिली के सभी बड़े बुजुर्ग आपस में बात करने लगता है कि हमारी मू फैमिली के लिए ये बहुत ही आनंद की बात है, हमारे घर के पास ही एयरपोर्ट हो रहा है, भले ही हमारा जमीन बिक जाए या रेंट पर ले, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रॉफिट होगा। तो फिर और एक आदमी कहते हैं कि हमारी जमीन एयरपोर्ट की जितनी करीब होगी उतनी प्राइस हायर होगी, और वैसे भी हमारे जमीन की कीमत 100 मिलियन यूनिट्स है। तो वहाँ पर और एक आदमी आता है आकर कहते हैं कि आप लोगों का स्मॉल विजन है। मैं एक प्रोफेशनल से इस जमीन का जांच करवाया और उसने कहा कि इस जमीन का कम से कम 500 मिलियन कॉस्ट होगा। तो ये सुनते ही उन लोगों का होश उड़ जाता है और कहते हैं कि 500 मिलियन, ये बहुत ज्यादा पैसा है, हम लोग इसे कैसे स्प्लिट करेंगे। तो तभी और एक आदमी कहते हैं कि ये बहुत ही इजी है, हर एक व्यक्ति को 1 मिलियन मिलेगा। तो ये सुनकर फिर से वो आदमी कहते हैं कि 1 मिलियन एक पर्सन के लिए, वैसे भी हम लोग 6 ब्रदर हैं और एक छोटी बहन। तो उस फैमिली पे और एक लेडी होती है। तो वो कहती है कि छोटी बहन की बात तो छोड़ ही दो, उसका शादी हो चुकी है, और 5वां ब्रदर वो तो 10 साल से गायब है, उसको इस शेयर में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ 5वां भाई यहाँ पर नहीं है, लेकिन सूजी, मूनन और मुयो को ये शेयर लेना चाहिए। और मूनन दूर पे खड़ा होकर ये सब कुछ सुनता है। तो तभी और एक जन कहता है कि देखो ये पैसा भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा है, यहाँ पर बच्चों के जोड़ने की क्या जरूरत है। तभी और एक जन कहता है कि देखो ये कहना ठीक नहीं है तुम्हारा। तो उन लोगों के बीच ये पैसों को लेकर बात चलता ही रहा और मूनन वहां से चले जाता है। तो उसके बाद मूनन उसके ग्रैंडफा के पास जाकर कहते हैं कि ग्रैंडफा मैं वापस आ गया हूँ। तभी उसके ग्रैंडफा मूनन को देखकर कहते हैं कि मूनन क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं किचन पर जाके तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म खाना बना कर लाता। तभी मूनन कहते हैं कि नहीं, मैं बाहर से खा कर आया हूँ, आप आपका खाना कंटिन्यू कीजिए। तो मूनन का बात सुनकर उसका ग्रैंडफा कहता है कि क्या तुम्हारे पास इनफ पैसा है बाहर खाने के लिए। तो मूनन कहते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत सारा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो उसके बाद उसका ग्रैंडफा कहता है कि मूनन सच में तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। उसके बाद मूनन सोचता है कि कल दादाजी का बर्थडे है और मेरा काम यहाँ पर जब खत्म हो जाएगा तो मैं मेरे दादाजी को मेरे साथ जियांगडू सिटी पर ले जाऊंगा। उसके बाद रात हो जाता है और मूनन बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगता है कि आज प्रैक्टिस करने का कोई मूड नहीं है, मेरी होम टाउन की एयर को मैं आज एंजॉय करूंगा। और तभी बाहर कुछ शोर होता है। तो मूनन अपने बिस्तर से उठकर सोचता है कि वहाँ पर कोई है। तो तभी उधर उसके ग्रैंडफा के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर तो वहाँ पर 2 लोगों की छाया दिखाई जाती है। तो एक जन कहती है कि मैंने कहा था कि तुम्हारे ये दादाजी मरे हुए आदमी की तरह से होता है, तुम्हें किस बात की डर है। तभी और एक लड़की कहती कि मॉम क्या आपको पता है जो दादाजी सर्टिफिकेट कहाँ रखते हैं, हमें जल्दी करना चाहिए, अगर हम लोगों को कोई देख लेगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो तभी मूनन की बड़ी बहन को दिखाई जाती है और बड़ी बहन कहती है कि मुझे मिल गई। और एक लेडी को दिखाई जाती है जो कहती है कि वेल डन, चलो अभी जब मुझे दो और यहाँ हम लोग जल्दी से निकलते हैं। तभी उन लोगों के सामने अचानक से मूनन आ जाता है और मूनन आकर कहता है कि उसे उसकी जगह पर वापस रख दो। तभी मूनन का आंटी मूनन को देखकर कहते हैं कि मूनन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मूनन कहते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों को पूछना चाहिए, अब लोग जमीन के कागज को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मूनन की आंटी कहती है कि क्या ये सच में जमीन का सर्टिफिकेट है, मैं सिर्फ इसे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम्हारी ग्रैंडफा मर जाए तो। तभी मूनन उन लोगों के पास से वो सर्टिफिकेट छीन लेता है और वो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी उसका आंटी चिल्लाकर कहने लगती है कि मूनन
मूनन क्या तुम जमीन के सर्टिफिकेट को चुराने की कोशिश कर रहे हो? तो फिर मूनन कहती कि ये करने में मुझे मजबूर मत करो। तभी उसका ग्रैंडफादर जाग जाता है और कहता है कि हे कौन है यहाँ पर। तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि मूनन इसके लिए तुम कल पछताओगे। और वो दोनों जाने के बाद इधर मूनन सोचता है कि इस फैमिली में कैसा कैसा लोग हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, अगले दिन सुबह हो जाता है, सभी लोगों को खाने की टेबल पर दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ पर दो लड़का आपस में बात करने लगता है कि हम लोग इस बूढ़े आदमी का बर्थडे का प्रिपरेशन कैसे करें। तभी और एक लड़का कहते हैं कि यहाँ पर सभी फैमिली के मेंबर्स हैं, चलो हम लोग इसे और भी स्टाइलिश बनाते हैं, घर को क्लीनिंग करते हैं और इसे बहुत ही मजेदार बनाते हैं। इधर मूनन की छोटी बहन मूनन को कहते हैं कि ब्रदर तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो तभी मूनन के एक आदमी कहते हैं कि मूनन तुम्हें बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं है, तुम्हें खड़ा होकर ही खाना होगा। और तभी उधर कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ, मुझे नहीं पता है। इधर ग्रैंडफादर को गुस्सा होकर चॉपस्टिक से टेबल पर मारते हुआ दिखाया जाता है। तुम मुझसे क्यों खड़ा होकर खाने के लिए कहा, जैसे कि सभी फैमिली लोग बैठकर खा रहे हैं। तो तभी मूनन की छोटी बहन भी कहती है कि हाँ मेरा ब्रदर ने क्या किया है। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि तुम्हारा भाई ने क्या ही किया है, तुम्हारा भाई ने पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है। तभी मूनन की बड़ी बहन यानी कि शियारू कहती है कि कल मास्टर जिंग के साथ मेरे भाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने की बात कर रहा था, लेकिन मूनन भी उस भोज में था और मास्टर जिंग को ऑफेंड कर दिया जब वो स्कूल में था। मैंने मूनन को मास्टर जिंग के सामने अपोलोजाइज करने के लिए कहा। उसके बाद गेस करो कि क्या हुआ बाद में। और फिर उसने मास्टर जिंग की गर्लफ्रेंड को भी चुरा लिया। और इससे सिर्फ हमारे बिजनेस में नुकसान ही नहीं हुआ बल्कि पूरी जिंग फैमिली को भी वो ऑफेंड किया है। तो उसके बाद मूनन के आंटी भी कहते हैं कि क्या उसने मास्टर जिंग की गर्लफ्रेंड को भी चुराने की कोशिश किया। वो सिर्फ जिंग फैमिली को ही अपमान नहीं किया बल्कि हमारी पूरी फैमिली को भी हार्ट किया है। क्या तुम अभी भी हम लोगों को मुंह दिखाने के लायक हो? तो तभी मूनन के और एक अंकल मूनन को कहता है कि तुम ऐसे भयानक काम कैसे कर सकते हो, तुम अभी मिस्टर जिंग के पास जाओ और माफी मांगो उससे। तो फिर और एक अंकल कहता है कि हाँ झाओ के या उनको भी उसके साथ जाना चाहिए, जाओ और जाके देखो तुम कैसा अच्छा बेटा पैदा किया हो। मूनन के सामने मूनन की माँ आ जाती है और माँ आकर कहती है कि मेरे बेटे वहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जिन फैमिली के मास्टर जिन कैसे बदमाश है, मेरे रहते हुए मैं वहाँ पर उसको जाने नहीं दूंगा। तो उसके बाद मूनन के और एक अंकल कहता है कि देखो सब लोग शांत हो जाओ, हम लोग बैठकर इसके बारे में बात करते हैं, कोई ना रास्ता निकल जाएगा। तभी मूनन के ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि अभी तुम लोग बहुत झगड़ा कर लिए, इनफ इज इनफ। और उसके बाद मूनन को कहते हैं कि सब कुछ खुद तुम मुझे बताओ, तुम्हारा ग्रैंडफादर तुम्हें विश्वास करता है। तो उसके बाद मूनन उससे ग्रैंडफादर को कहते हैं देखो ग्रैंडफादर मैं एकदम सही हूँ, जिन फैमिली माफी मांगने का लायक नहीं है। और जियोरू आप अगर फिर से नॉनसेंस की तरह बात करती है तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरी फैमिली की मेंबर हैं। तो फिर जियोरू कहती है कि क्या मैं नॉनसेंस की तरह बात कर रही हूँ, अगर तुम वहाँ पर जाके माफी नहीं मांगते हो तो जब यहाँ पर जिंग शाओ बदला लेने के लिए आएगा तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे रोती हो। तभी मूनन का अंकल दौड़ते हुए आता कहता है कि एक बुरी खबर है, जिंग फैमिली यहाँ पर आ चुका है हमारे घर पे। जियोरू कहती है कि देखा मैंने कहा था ना, अभी जिंग फैमिली तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया है। और तभी सभी लोग एक साइड हो जाता है और इस साइड सिर्फ मूनन, उसकी छोटी बहन और उसके माँ रह जाता है। तो तभी उसका आंटी कहती है कि हे मूनन ये अभी तुम्हारा बिजनेस है, इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो ये सब कुछ देखकर मूनन सोचता है कि तुम लोग क्या ग्रुप बनाए हो यार। तभी मूनन के माँ मूनन को कहती है कि हे मूनन मैं इसे देखती हूँ, तुम वहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, एक भी शब्द नहीं कहना, ओके? चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी नहीं धमका सकता है, ओके? और इधर मूनन का बहन भी कहती है कि हाँ ब्रदर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो तभी मूनन भी कहती है कि मॉम अब चिंता मत करिए, देखिए बड़ा मैटर नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ये तो सच है कि ये मूनन के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूनन की माँ को तो ये सब कुछ पता नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। और तभी कोई कहते हैं कि जिंग फैमिली का हेड जिंग वांगसोंग यहाँ पर आ गया है। और तभी जिन वांगसोंग घर के अंदर कहता है कि मूनन कौन है यहाँ पर, बाहर आ जाओ। और तभी वहाँ पर मूनन का दो अंकल जाकर कहते हैं वेलकम मिस्टर जिंग, प्लीज अंदर आइए। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आप जैसे लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं। लेकिन मिस्टर जिंग गुस्सा दिखाता हुआ फिर से कहता है कि मैंने पूछा कि यहाँ पर मूनन कौन है, उसको जल्दी से जल्दी मेरे सामने लाओ। तो तभी मूनन कहते हैं कि मैं हूँ मूनन। तभी मिस्टर जिंग कहता है कि तुम अभी भी तुम्हारा चेहरा दिखाने हिम्मत करते हो, मेरा बेटा हॉस्पिटल पे है इसी तुम्हारे वजह से। तो ये सुनते जियोरू कहती है कि क्या जिंग शाओ हॉस्पिटल पे है? तभी मूनन के सामने मूनन की माँ आ जाती है और कहती है कि ए मिस्टर जिंग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और उसके बाद जिंग कहता है कि आप पूछ रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक बार सिर्फ मेरा बेटा जाग जाए सब कुछ क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे कमबैक बेटे ने किसी को सुपारी दी है मेरे बेटे को मारने के लिए। और मूनन की माँ को एक चोट से धक्का देता है। मूनन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि जिन तुम आज मरने वाले हो। तभी मूनन को मूनन की बहन और उसकी माँ पकड़ लेती है और उसकी बहन कहती
है कि ब्रदर शांत हो जाओ प्लीज, और उसकी माँ सोचने लगती है कि ये अनबिलीवेबल है, मूनन इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। तो तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हे मूनन शांत हो जाओ, और इधर मूनन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मूनन कहते हैं कि लेकिन ग्रैंडफा, तभी वो जिन कहते हैं कि क्या तुम तुम्हारे दादाजी को भी बात नहीं सुनोगे क्या। मूनन के अंदर बहुत ज्यादा आग चल रहा था और मूनन सोचने लगता है कि जिन फैमिली बहुत ही बढ़िया, मैं तुम्हें और एक दिन जिंदा रहने के लिए देता हूँ। जिन कहते हैं कि मैं यहाँ पर 3 चीजों के लिए आया हूँ। उसके बाद जिन चेयर पर बैठता है, बैठकर कहते हैं कि नंबर 1 पूरे आदमी मू को आज जन्मदिन का शुभकामनाएं देना है। नंबर 2 ये है कि मू फैमिली के जमीन के पास जो एयरपोर्ट हो रहा है, अगर आप लोग मेरे साथ काम करते हो तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो तभी मूनन के एक अंकल कहते हैं कि हम लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं मिस्टर जिन के साथ काम करने की। सब लोग जानते हैं कि यन थिंग पे आप सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। थर्ड ये है कि मैं इस मूनन को अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। तो तभी मूनन की आंटी कहती है कि मिस्टर जिन, हम लोगों को बहुत समय पहले अलग हो जाना चाहिए था। हालांकि हम सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन 2 अलग अलग फैमिली है। उसके बाद जिन कहते हैं कि मैं इस बूढ़े आदमी का जन्मदिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा। ऑलराइट ठीक है, अभी हम लोग इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी मूनन का अंकल कहते हैं कि हाँ मिस्टर जिन, जैसे कि आपने कहा दिया है तो हम लोग अभी बैंक्वेट शुरू करते हैं, मतलब दावत शुरू करते हैं। तभी इधर मूनन का माँ मूनन को समझाती है कि देखो मूनन, आज ग्रैंडफादर की बर्थडे है, तुमको आज शांत रहना चाहिए। तो तभी ग्रैंडफादर को उसकी बेटा एक गिफ्ट देता है और कहता है कि पापा ये मेरे बेटे ने विदेश से लाया है। तभी उसे कहते हैं कि दादाजी ये 1000 साल पुराना जिंग सीन है, जिसे आसानी से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो बाद सभी लोग एक एक करके ग्रैंडफादर को गिफ्ट देने लगता है और तभी मूनन उसे ग्रैंडफादर के सामने एक चीज लाकर कहते हैं ग्रैंडफादर इसे एक बार देखिए। तो ये एक वंशावली होता है इंग्लिश में, जिसे कहता है जेनोलॉजी। ये देखकर ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये देखकर वो ना अंकल लोग कहने लगते हैं कि ये डेफिनेटली फेक है, अगर तुम्हें रियल जेनोलॉजी को ढूंढना है तो तुम्हें मू फैमिली के सबसे बुजुर्ग आदमी से मिलना होगा। और तभी मिस्टर वू को उसका ड्राइवर कहते हैं कि मिस्टर वू, होंगा होटल की ऑनर यहाँ पर आ चुके हैं और साथ में 800 टेली सर्विस के मालिक भी मिस्टर चेन यहाँ पर आ गया है। तो ये सुनते मुकॉन कहते हैं कि हमारी कंपनी के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने उन लोगों को आने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो तभी मूनन के एक अंकल मिस्टर वू के पास जाकर कहते हैं कि हे मिस्टर यू, यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सुना है कि आपका होटल जल्दी 5 स्टार में प्रोमोटेड होने वाला है, एडवांस कांग्रेचुलेशन। तो मिस्टर वू कहते हैं कि हाँ थैंक यू यार। और उसके बाद सभी लोगों को कहते हैं वेलकम, सभी लोग अंदर आइए प्लीज। और जिन को देखकर सभी लोग नमस्ते करता है और जिन कहते हैं कि हाँ सब लोग बैठ जाओ। तभी मूनन की बड़ी बहन कहती है कि इन अमीर लोगों को देखो। और सभी लोग मूनन, मूनन की माँ और मूनन की बहन को देखकर कहने लगते हैं कि एक ड्रैगन को पैदा करता है और एक फिनिक्स को पैदा करता है, लेकिन एक चूहा जिसको पैदा करता है वो सिर्फ होली करता है, उसका तुलना हमारा बेटे से नहीं हो सकता है। तो ये सुनते ही मूनन का माँ फड़क जाती है और कहती है कि तुम किसके बेटे को चूहा कह रहे हो। तो फिर वो ड्राइवर और एक बार कहता है कि सभी लोग सुनो, 4 ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड जियांडू यान चीनी यहाँ पर आ चुका है इस घर में। और तो ये सुनते ही मिस्टर जिन और वो दोनों लोग शॉक हो जाता है और कहता है कि व्हाट, वन ऑफ द 4 यंग मास्टर ऑफ जियांगडू यहाँ पर। तो ये सुनते ही मूनन की माँ सोचने लगती है कि यान चीनी वो 4 एलाइड है और उसका जियांगडू सिटी में यान ग्रुप है। अरे भाई इतनी बड़ी फैमिली को यहाँ पर कैसे बोला सकता है। अभी मूनन के एक अंकल कहने लगते हैं कि हमारा फैमिली का इतना चेन है कि जियांगडू के 4 एलाइड यहाँ पर आ रहा है। इधर मुंह को ये सब कुछ सुनकर शौक में रहता है। तो तभी वहाँ पर यान चीनी आ जाता है। तो इसे देखकर मूनन का अंकल कहते हैं वेलकम यंग मास्टर यंग, इस घर पे आने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। तभी यान चीनी मूनन को देखकर कहता है कि हे मिस्टर मू। ये सुनते ही वो लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सोचने लगते हैं कि क्या मूनन ने इसे यहाँ पर इनवाइट किया। तो और एक जन कहता है कि सीरियसली। और यान चीनी मूनन के सामने आकर झुकता है और कहता है कि मिस्टर मूनन, मैं यहाँ पर एल्डर मू को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। तो मूनन सिर्फ कहता है कि और ये देखते ही मूनन की बड़ी बहन चलने लगती है और सोचने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मूनन इस यंग मास्टर को कैसे जानते हैं। मूनन की माँ और बहन को देखकर यान चीनी कहता है कि हाँ शायद आप दोनों मूनन की मदर और सिस्टर है ना। कभी भी नहीं सोचा था कि मूनन के फैमिली भी इतना गुड लुकिंग और एलिगेंट है। और आपके लिए मैं कुछ प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट लाया हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। तभी मूनन की माँ और मूनन की बहन को ये दे देती है। उसके बाद यान चीनी मूनन की ग्रैंडफादर के सामने जाता है और जाकर कहते हैं कि एल्डर मू, आपके लिए मैं कुछ तोहफे लाए हुए यान फैमिली की तरफ से, आशा करता हूँ कि आप इस स्मॉल गिफ्ट को स्वीकार करेंगे मेरी तरफ से। और तभी मूनन का अंकल उस यान चीनी से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज सिट डाउन। तो तभी यान चीनी भी कहता है कि यू आर वेलकम, लेकिन मेरा इतना हिम्मत नहीं कि विद मिस्टर मूनन की परमिशन के बिना मैं उसके सामने बैठ जाऊं। और तभी वहाँ पर फिंजिंग सिटी का बिग बॉस एल्डर मू को कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आया है और साथ में दावो सिटी के बिग बॉस ब्लेड जीवी यहाँ पर आया है। और वो लोग डेविन एंड फिंजिंग सिटी की अंडरग्राउंड लीडर को देखकर शॉक हो जाता है, लगता है वो लोग भी यहाँ पर आ गया है। भाई कहते बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है सीन। खैर आगे बढ़ते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लोग कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते है, इस बार जिन मू फैमिली ने बहुत बड़े बड़े व्यक्ति को यहाँ पर इन्वाइट किया है। और इधर मिस्टर जिन को पसीना छूटने लगता है ये सब कुछ देखकर और सोचने लगता है कि ये कैसे हो रहा है भाई, ये सब
क्या हो रहा है। और उसके बाद वो टकला आदमी एल्डर मू को हैप्पी बर्थडे विश करता है। और फिर इधर जिंग सोचने लगता है कि ये मू फैमिली इस बड़े बड़े महान व्यक्ति को कैसे जानते हैं यार। और फिर वो टकला व्यक्ति मूनन के सामने जाकर बू करता हुआ कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लेट आने के लिए मिस्टर मू, आई एम रियली सॉरी। फिर और एक व्यक्ति कहते हैं कि मिस्टर मूनन, मैं यहाँ पर एल्डर मू को बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। तो मूनन कहते हैं कि ठीक है कहो। और इधर मूनन की बड़ी बहन ये देख सब कुछ देखकर सोचने लगती है कि सभी बड़े बड़े लोग मूनन के सामने क्यों झुक रहे हैं। और इधर जिन सोचने लगते हैं क्या ये सभी लोग मूनन को भी जानते हैं। तो फिर से मूनन का अंकल कहते हैं कि प्लीज हैव ए सीट मिस्टर जी। इस टकले आदमी का नाम है मिस्टर जी। तो उसके बाद वो टकला आदमी कहते हैं कि थैंक्स, लेकिन जब तक हमें मिस्टर मूनन नहीं कहेंगे उसके सामने हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, हम लोगों का हिम्मत नहीं है बैठने का। ये सब कुछ देखकर मूनन की माँ को भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। तो तभी मूनन का गर्लफ्रेंड मूनन से पूछता है कि ये मूनन ये सब क्या चल रहा है। और तभी फिर से वो ड्राइवर और एक बार कहता है कि जियांगन प्रोविंस के बहुत ही फेमस जियन फैमिली एल्डर मू को कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आ रहे हैं। तो ये सुनकर मू क्वान की पापा को चक्कर आने लगता है। मू क्वान उसके पापा को कहते कि हे पापा खुद को संभालो। बाकी सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और तभी वहाँ पर यन फैमिली चले आता है। तो वहाँ पर यन क्विंसी भी आती है। तो यन क्विंसी आकर कहती है कि हे मूनन क्या तुमने मुझे मिस किया। और यन क्विंसी को देखकर वो दोनों लोग सोचने लगते हैं कि बाप रे बाप ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और यन क्विंसी को देखकर मूनन की बड़े बहन सोचने लगती है कि वो कितनी खूबसूरत है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मूनन के लिए ऐसा खूबसूरत लड़की कैसे हो सकते हैं। यन फैमिली सभी लोग मूनन के सामने वो करता है और कहता है कि मास्टर मूनन हम लोग यहाँ पर एल्डर मू को बर्थडे का बधाई देने के लिए आए हैं। तो तभी मिस्टर यन कहता है कि मास्टर मूनन की माँ को बहुत ही यंग लग रही है, क्विंसी यहाँ पर आ जाओ और मूनन की माँ को नमस्ते करो। तो तभी यन क्विंसी आकर कहते हैं कि हेलो आंटी, मैं हूँ यन क्विंसी और मैं यहाँ पर आज एल्डर मू को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आई हूँ। तो तभी मूनन की माँ कहती है कि यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया और तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो। और तभी मूनन की माँ सोचने लगती है कि ओ नो, क्या ये मेरी डॉटर इन लॉ हो सकती है। तभी मूनन की बड़ी बहन कहती है कि सिस्टर क्विंसी, क्या तुम वही फेमस सिंगर सिस्टर क्विंसी हो जिसको मैंने टीवी में देखी। मैं मूनन की सिस्टर हूँ मू यू। यन क्विंसी कहती कि ओ माय गॉड सिस्टर यू, तुम बहुत ही क्यूट हो। मूनन ने कभी भी तुम्हारे बारे में मुझे नहीं बताई। और तभी मूनन इधर खसने लगता है। तभी मिस्टर यन कहते हैं कि हे क्विंसी, अभी समय आ गया है ग्रैंडफा मू को हैप्पी बर्थडे विश करने का। उसके बाद यन फैमिली के सभी लोग ग्रैंडफा के सामने वो करके कहता है कि आपकी उम्र बहुत ही लंबी हो। तो तभी ग्रैंडफा हंसकर कहता है कि ये बूढ़ा आदमी तुम लोगों को देखकर बहुत ही खुशी हुई, ठीक है शुक्रिया ऐसा विशेष देने के लिए। तो तभी इधर मूनन का अंकल कहने लगता है कि ये ब्रेड मूनन इसको इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंस के बारे में कैसे पता चले और सभी को कैसे जानते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो मूनन का आंटी कहती है कि मुझे कैसे पता होगी। और इधर ये देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो यन क्विंसी को ट्रैप किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है। और इधर की मूनन की बड़ी बहन सोचने लगती है कि इधर मूनन की बड़ी बहन सोचने लगती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती, सिर्फ एक रिच लड़का पटाना है उसके बाद मैं सेटल हो जाऊंगी। इधर मुंह कौन सोचने लगता है कि वो इतना लकी कैसे हो सकता है, वो इतना जल्दी ऐसे अमीर फैमिली के साथ कैसे ज्वाइन हो सकता है। तो मुंह को उनकी बात सुनकर और एक लड़का कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मूनन ने जियांगडू सिटी में कुछ बड़ा किया है। फिर से वहाँ पर और एक मेयर आता है और मेयर के साथ साथ चीन के जनरल फोर्स के डोंगरोंग भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सुनते ही मूनन की फैमिली का फटके चार हो चुका है भाई। मतलब ये लोग समझ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को कि ये सब क्या हो रहा है। और ग्रैंडफा ये सुनते कहते कि चाइना के स्पेशल फोर्सेस आ रहे हैं। ग्रैंडफा वहां से उठने लगता है तो मूनन उसके पास जाता है, जाकर कहता है ग्रैंडफा आपको उठने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर ही बैठे रहे, वो लोग आपके पास आएंगे। और इधर मूनन सोचने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि डोंगरोंग अभी भी मुझे स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करने के लिए नहीं सोचा है। तो तभी वहाँ पर डोंगरोंग आ जाता है और आकर डोंगरोंग कहता है कि हेलो मास्टर मूनन, बहुत टाइम से आपको नहीं देखा, मैंने सुना है कि आज आपकी ग्रैंडफा की बर्थडे है तो मैं यहाँ पर उसे कांग्रेचुलेशन करने के लिए आया। ये सुनकर मूनन कहते हैं कि थैंक्स। और भाई ये सब देखकर मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है, तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। तो चलो बात करते हैं। तो इधर जीन बैठ कर सोचने लगता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। मतलब अंडरग्राउंड के टेरेंट बहुत ही फेमस यन फैमिली और इधर मेयर ऑफ द सिटी और एंड इवन मेजर भी यहाँ पर आया जो कि चाइना के स्पेशल फोर्स से है। मतलब होली शिट भाई, ये मूनन एग्जैक्टली है कौन। तो सीधा जिंग जाके मूनन के पैर पर गिरने लगता है। तभी मूनन भी कहते हैं कि क्या तुम अभी लंबे उम्र वाले चेयर में बैठना नहीं चाहते हो। और इधर यन फैमिली के जियोंग भी कुर्सी को आगे लाता है और वो टकला आदमी यानी कि जियो भी उसे पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर उस चेयर पर बैठा देता है। और उसके बाद जियोंग उसके पास जाकर उसके गाल में गुलू गुलू करता हुआ कहता है कि अभी क्या हुआ मेरे बच्चे, इतने समय से तो तुम बहुत ही एक्टिंग कर रहे थे लेकिन जैसे कि तुम एक किंग हो, हाँ अभी क्या हुआ। और तभी जिंग उस चेयर से फिर से उठकर मूनन के सामने माफी मांगने लगता है, कहते कि मूनन प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज, मिस्टर मूनन प्लीज, आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था, प्लीज मेरे बेटे ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके वो लायक है, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। तो तभी मूनन भी कहते कि ओ हाँ हमें तो 3 चीजों के बारे में डिस्कस करना है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, है ना। तभी मिस्टर जी मूनन के पैर पकड़ कर कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उन 3 चीजों के बारे में प्लीज भूल जाइए और मेरे जान बख्श दीजिए। तो तभी मूनन कहते कि अभी बहुत लेट हो चुकी है, अभी से चीन फैमिली को यन
मूनान से बाहर निकल दिया जाएगा। तो ये सुनते ही मिस्टर जिंग कहते हैं कि हमें बाहर निकल दिया जाएगा। नो प्लीज नो मूनान, मिस्टर मूनान, मास्टर मूनान प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे जिंग फैमिली को माफ कर दीजिए, ऐसा प्लीज मत कीजिए। तभी मूनान उस चेयर से उसे एक जोर से मारता है, उनसे लथपथ वो नीचे गिर जाता है। और तभी मिस्टर वन उसके पैर पकड़ के कहते हैं कि मिस्टर मूनान मैं इसे बाहर फेंक कर आता हूँ। और फिर मूनान मन ही मन सोचने लगते है कि यह यानचीनी शो ऑफ करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग। उसके बाद मूनान मूकवन और उसके पापा को देखकर कहते हैं कि अभी तुम लोगों के साथ डील करने के बारी। तो तभी मूनान की आंटी डर जाती है और कहती है कि ए मूनान तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, कुछ भी करने की मत सोचना। और उसके साथ साथ उसका अंकल भी कहता है कि देखो मूनान पहले हमने जो आपको कहा वो आपके भले के लिए कहा है, हम लोग तुम्हारे खराब नहीं चाहते हैं। तो तभी मूनान कहते हैं कि तुम लोगों ने पहले कहा कि मैं जिन शाओ की गर्लफ्रेंड को चुरा लिया और मैं मू फैमिली को मरवाऊंगा। तुम लोगों ने जो ये सब बातें मुझे की ये सब मेरे भलाई के लिए है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग कुछ भी कह दोगे और मैं इसे मान लूंगा। मूनान की बड़ी बहन और मूकवान की तरफ देखकर कहते कि अभी तुम दोनों। तभी मूकवान कहते कि अरे कम ऑन मूनान, हम लोग सिर्फ उस टाइम मजाक कर रहे थे। तो उसकी बड़ी बहन भी कहती कि हाँ ये एकदम सही है, मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरी छोटे ब्रदर हो। तभी मूनान मूकवान को एक जोर से थप्पड़ मारता है। तो उसे मार खाता हुआ देखते उसकी बड़ी बहन कहती कि तुमने तुम्हारे भाई को भी मारा। तो तभी मूनान कहती कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अभी तुम्हें भी बेट होगी। और तभी उसे भी एक जोर का थप्पड़ मार देता है। और तभी मूनान के अंकल आंटी उन लोगों के सामने आ जाती है और कहते हैं कि हे फाइट करना बंद करो। और कुछ लोगों से मदद मांगता है लेकिन कोई भी उन लोगों को मदद करने के लिए राजी नहीं थे। तभी मूनान की ग्रैंडफादर मूनान को कहते हैं हे मूनान स्टॉप इट, हम सभी लोग एक फैमिली मेंबर है, इसे भूल जाओ। तभी मूनान की माँ को भी कहता है कि अब भी मूनान को कह सकते हैं कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहे हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाने के लिए मैं खुद को दोष देता हूँ, हमारी फैमिली का रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करो। तभी मूनान कहता है कि मैं अपना दादाजी का जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था लेकिन तुम्हारे जैसे शेमलेस लोग मेरी फैमिली को इंसल्ट किया। आज दादाजी का बर्थडे है इसलिए मैं तुम लोगों को हुक से छोड़ दिया। अभी वहाँ पर डोंगलोंग आ जाता है और डोंगलोंग आकर कहते हैं कि मिस्टर मूनान मैं यहाँ पर आपसे एक अर्जेंट बात करने के लिए आया हूँ, क्या हम लोग बाहर जाके यानी कि बैकआउट पे जाके बात कर सकते हैं। तभी मूनान कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ। और इधर मूनान के माँ मूनान को जनरल के साथ देखकर सोचने लगती है कि अगर मूनान के साथ जनरल की मेजर की अच्छे संबंध बन जाए तो मूनान को कोई भी इन फ्यूचर डराने व धमकाने भी नहीं पाएगा। तभी मूनान की माँ मूनान को कहती है कि ए बेटे तुम जाओ और जाके उनके साथ बात करो, अभी मैटर सेटल्ड है, अभी ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम है। तभी मूनान भी कहते हैं कि ओके ठीक है लेट्स गो। मूनान और डोंगलोंग बैकआउट पर आते हैं उन लोग बात करने के लिए। तो बाहर आते ही मूनान कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। तभी डोंगलोंग उसे सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि मैं ऑफिशियली आपको यहाँ पर व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स में लीडर होने के लिए इन्वाइट करने के लिए आया। तभी मूनान कहते हैं कि जब मैं किसी काम को करने के लिए माना करता हूँ तो मैं ये दोबारा दोहराना पसंद नहीं करता हूँ। डोंगलोंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि डायरेक्टर विजिंगवी आपका फ्रीडम आपसे नहीं लेगा। और इसके अलावा प्राचीन मार्शल आर्ट्स फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड पीपल है। सो अगर तुम स्पेशल टीम में ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा कल्टिवेशन और स्किल बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। रुकिए शायद आप जानते हैं चीन के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट आर्टिस्ट को जियो गंजे राइट, वो भी स्पेशल फोर्स के चीफ कमांडर है। फिर मनी मन सोचने लगता है कि लेजेंडरी जियो गंजी डेफिनेटली तुम्हारा अटेंशन लेगी। तो फिर मूनान कहते हैं कि तो क्या हुआ, अगर ये स्वर्ग के राजा भी होता तो भी अगर मैं नहीं कहता तो मैं नहीं चाहता। तो फिर से डोंगलोंग कहते हैं कि लेकिन आप डेफिनेटली एक मैजिकल ओपन और एक हार्ड टेक्निक चाहते हैं राइट, अगर आप स्पेशल फोर्स के साथ ट्रेनिंग लेते हैं तो हम आपको वो सब कुछ दिलवाने में मदद करेंगे और उसके बाद द नेक्स्ट ड्रैगन बैंक्यू में आप चाइना के सबसे फेमस फिगर बन जाएंगे। तो मूनान फिर भी नहीं मानता और कहते हैं कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं मेरा माइंड बदल चुका हूँ, इसके बाद मैं और एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। तभी डोंगलोंग कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली के बारे में सोचो, तुम जिस रास्ते से बढ़ रहे हो तुम्हारा फैमिली को सभी लोग टारगेट बनाएंगे और क्या तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तुम स्पेशल फोर्स में ज्वाइन हो जाओ और मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि मैं उन लोगों को सेफ रखूंगा। मूनान उसकी इरादों को समझ जाता है। तो मूनान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप क्यों मुझे आपकी व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स में ज्वाइन होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ताकि आपका व्हाइट टाइगर स्क्वाड मजबूत हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ अकेला ही स्ट्रॉन्ग हूँ, आपकी पूरी व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स के जैसे नहीं हूँ। तो तभी डोंगलोंग कहते हैं कि उससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर मूनान कहते हैं कि चलिए एक डील करते हैं, यहाँ पर 100 पिल्स है और तुम्हारे पास हार्ड टेक्निक, ये पिल सिर्फ तुम्हारी बॉडी को रिफाइन नहीं करेगा, ऑल्सो तुम्हारा QI को भी परिष्कृत कर देगा, जो तुम्हारी हार्ड टेक्निक को इनहेंस कर देगा। ये सुनते ही डोंगलोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, जैसे कि तुम बहुत ही उदार हो तो कोई मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे फैमिली को जो कुछ भी हो जाए प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अचानक से उसकी छोटी बहन दौड़ के आती है, कहती है कि बड़ी भाई ग्रैंडफादर चक्कर खा के गिर गया है। और तभी मूनान उससे कहते हैं कि डोंट क्राई, मुझे वापस ले चलो। और वहाँ पर सभी लोग ग्रैंडफादर को देख रहा होता है घिर कर। तभी मूनान को दौड़ता आता हुआ देखकर जिंगोंग कहता है कि सभी लोग डरना बंद करो, मिस्टर मू यहाँ पर आ गया है, रास्ता छोड़ो मूनान के लिए। लोग साइड हो जाता है मूनान के लिए। तो उसके बाद मूनान जाके उसके ग्रैंडफादर को चेक करने लगता है और तभी मूनान कहते हैं कि उसे जहर दिया गया है। तो ये सुनते उसका माँ कहते हैं कि पॉइजन। तो उसका और एक अंकल कहते हैं कि किसका इतना हिम्मत है कि मेरे पापा की बर्थडे पे उसे पॉइजन देने की।
मूनन कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, मूनन पहले ग्रैंडफा को हमें बेडरूम पे ले जाते हैं। उसके बाद मूनन अपनी बहन ग्रैंडफा को बेडरूम पे लाके सुला देता है। मूनन की माँ मूनन से पूछती है कि अभी वो कैसे हैं। मूनन कहती है कि अच्छा हुआ कि वो जहर कुछ टाइम पहले खाया था, बहुत समय पहले खाया होता तो उसे बचाना नामुमकिन होता। और तभी मूनन की माँ कहती है कि अभी अभी कुछ समय पहले ही पिताजी को बहुत सारे लोग ने तोड़ दिया, क्या वही पर थे। इधर मन ही मन मूनन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि दादाजी को जिसने भी नुकसान पहुंचने की कोशिश किया मैं उसे जला कर राख कर दूंगा। अभी कुछ लोग बात करने लगते हैं कि अंकल अब अनरीजनेबल खामोगा हो रहे हैं। दादाजी ने जब जिंदा थे तो क्लियरली कह दिया कि जमीन का सभी का बंटवारा समान होगा, आपको सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा और ये जमीन इक्वली बढ़ जाएगा। हाँ, और पिताजी के प्राचीन जेट ये भी मैं तुम्हें लेने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। देखो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ये जमीन, वहाँ पर एक होटल खोलना चाहता है और भाई भी यही चाहता है, लेकिन हम लोग इसे डिवाइड कैसे करें। तो तभी मूनन का अंकल कहते हैं कि आप मुझे जमीन दो, हम सभी लोग मिल के इस पे से पैसा कमा सकते हैं, अगर ये आपके पास रहा तो हम लोग धोखा खा सकते हैं। तभी मूनन के वो अंकल उस जेट को अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी मूनन का आंटी कहती है कि इस जमीन के शेयर पे सब बेटों की अधिकार होता है, नहीं कि ग्रैंडसन की, और जहाँ तक मूनन की बात है वो सिर्फ ग्रैंडफादर की मेमोरियल टेबल ही ले सकता है एंड ऑफ द रेस्ट नहीं। मूनन कहते हैं कि इसके बाकी के बारे में क्या ख्याल है। अभी वो लोग मूनन को देख कर डर जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कब आए। और उसके और एक अंकल कहते हैं कि ना क्या पापा जी ने कुछ वसीयत छोड़ी है। मूनन के बड़े अंकल कहते हैं कि देखो यहाँ पर तुम्हारा कोई राइट्स नहीं है, हमारे पिताजी जब जिंदा थे वो हमारी फैमिली को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, मैं सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मुझे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। तभी मूनन ये सब कुछ सुनकर गुस्सा हो जाता और कहते कि जब वो जिंदा थे और उसने व्हील छोड़ा या नहीं, ग्रैंडफा को जहर दिया गया था उसका बर्थडे में, वो अभी बेहोश है, वो अभी मौत के साथ लड़ाई कर रहे हैं और तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुआ इस प्रॉपर्टी को लेकर अभी फाइट करने की। ये सब कुछ उस जमीन के वजह से हो रहे हैं, है ना। अभी मूनन मिस्टर यान से पूछता है कि मिस्टर यान क्या आप बता सकते हैं कि इस मू फैमिली की जमीन की मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है। तो फिर मिस्टर यान कहता है कि देखो अगर खुद इस्तेमाल करे तो इसका 500 मिलियन है और गवर्नमेंट के लिए ½ मिलियन, उसके लिए ऑनर के कॉन्सेंट की जरूरत है। तो उसके बाद मूनन चिल्लाकर कहता है कि वो पहले डिसाइड किया था, अभी मैं इस मू फैमिली के तरफ से गवर्नमेंट को ये परमिशन देता हूँ इस लैंड का। तो ये सुनते ही एक व्यक्ति कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं मू फैमिली के डिसीजन को अप्रिशिएट करता हूँ, हमें रनवे बनाने के लिए हमें थोड़ा उस जमीन का एक्स्ट्रा पीस चाहिए, मैं इसके बारे में जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट से बात करूंगा। और ये सुनते ही उसका आंटी वहाँ पर बैठ जाती है और सोच कहती है कि इस जमीन का कीमत है 500 या 600 मिलियन, हम लोग इस 500 मिलियन को हम लोग 5 जनों के अंदर डिवाइड करना चाहते थे, लेकिन इस कमीने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो तभी मूनन का अंकल गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा जमीन को वो लोग कैसे हटा सकता है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। तभी मूनन का हाथ और एक अंकल पकड़ लेता है, पकड़ कर कहता है कि मूनन हमने जब ये कहा कि हम ये तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेंगे तब हम लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन तुम अभी ये नहीं कर सकते हो। तभी मूनन के और एक अंकल सोचने लगते हैं कि मैं इन पैसों के लिए मेरी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और अभी ये पैसा मुझे मिलेगा भी नहीं, मैंने ये क्या कर दिया, मैं पैसों के लिए अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया। तो तभी वो मूनन को कहते हैं कि मूनन ये प्रॉपर्टी हमारी मू फैमिली की है, तुम ऐसे दान नहीं कर सकते हो। तभी उसका आंटी का दिमाग खराब हो जाती है, तो उसको मूनन का कलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हें इस कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है इस डिसीजन से, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी मूनन झटका मार के कहते कि हे मुझे छोड़ दो, मुझे इस जमीन से कुछ भी लेना देना नहीं है, नहीं तो मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं तो पैसा भी चाहिए, तुम लोगों के जैसा अनग्रेटफुल टॉक नहीं हूँ मैं। और फिर मूनन मन ही मन सोचने लगता है कि अभी भी कुछ लोग पैसा चाहते हैं, ये शेयर चाहते हैं, तुम लोग भाड़ में जाओ। उसके बाद मिस्टर यान मूनन को कहता है कि मिस्टर मूनन मैं बाद में प्रोविंस गवर्नमेंट को कॉल करूंगा और मैं सब कुछ ठीक ठाक करके डायरेक्टली अप्रूव ले लूंगा कुछ दिनों के अंदर। तो मूनन कहता है कि गुड। और उसके बाद मूनन उन लोगों से पूछता है कि वो जेट कहाँ है, मेरे पिताजी ने मरने से पहले जो दादाजी को दिया था। तभी मूनन उसके अंकल से पॉकेट से वो जेट बाहर निकाल लेता है। मूनन उस जेट को लेकर सोचने लगता है कि पिताजी ने इसको दादाजी को दिया है, क्या इसमें कुछ खास है। तभी मूनन का पैर मूनन का अंकल पकड़ लेता है और कहता है कि मूनन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी मूनन उसे लात मारकर कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी डोंगरोंग वहाँ पर एक ग्लास लेकर आता है, आकर कहते हैं कि हे मूनन आपके दादाजी ने जिस ग्लास पर वाइन पिया है हम लोग इसका अच्छे से जांच किया है, इस वाइन पर पॉइजन दिया गया था। और तभी मूनन उस ग्लास को लेकर सूंघता है, सूंघकर सोचने लगता है कि इस वाइन ग्लास में जो खुशबू है ये दादाजी से बहुत ही अलग है। और तभी मूनन उस जहर को पी लेता है। तो ये देखकर डोंगरोंग और यान डर जाता है। तो डोंगरोंग कहते कि हे मूनन तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी मूनन सोचने लगता है कि तुम जो भी हो तुम ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे, मैं तुम्हें जल्दी पकड़ लूंगा। अभी वहाँ पर यान कुंची आ जाती है, आकर कहती कि हे मूनन तुम क्या कर रहे हो, ये पॉइजन है इस वाइन पे और तुम इसे पी रहे हो, क्या तुम मरने चाहते हो। तभी मूनन कहता है कि डोंट वरी ये पॉइजन मुझे मार नहीं सकता है। तभी मिस्टर यान मूनन को कहता है कि मूनन इस जीन फैमिली के मैटर को मैं हैंडल करता हूँ और उसके साथ सभी लोग ग्रीन को चेस कर रहा था। तो तभी लिटिल ब्रदर ने एक सस्पिशियस पर्सन को नोटिफाई किया और तभी इधर यान क्विंशी को देखकर एक आदमी सोचने लगता है कि वाह कितना सुंदर लड़की है यार। और तभी यान उसे एक थप्पड़ मारता है और कहते हैं कि घूरना बंद करो, अभी
बात करना शुरू करो। तो तभी वो कहते हैं क्या ठीक है मैं बताता हूँ। जब भी एल्डर मू चेयर्स कर रहा था तभी अचानक वो गिर गया। मैं तभी अचानक फॉलो किया कि एक बंदा जल्दी से घर से निकल गया और ये है लाइसेंस प्लेट नंबर। और मिस्टर यंग ने इसे चेक किया, वो डेपोटी टाउन की तरफ जा रहे हैं। तो मूनन उस नंबर प्लेट को देखता है और फिर से वो व्यक्ति कहता है कि हे मिस्टर मू और मिस्टर यंग इस टाइम बहुत ही अच्छा काम किया है, आप उसको कैसे रिप्लाई देने वाले हैं। और तभी मिस्टर यंग उसे और एक बार थप्पड़ मारता है और कहते कि तुम पागल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मूनन के सामने ऐसे बात करने की। तभी वो आदमी मिस्टर मूनन को कहते हैं कि मुझे माफ कर दो मिस्टर मूनन, फॉरगिव मी। और यंग भी कहते हैं कि ये मेरे गलती है मिस्टर मूनन। तो तभी मूनन उसे थपथपाता हुआ सोचने लगता है कि तुम अपने काम के क्रेडिट लेने के लिए बहुत ही उत्सुक हो। और तभी वहाँ पर मिस्टर जियोंग आ जाता है और मिस्टर जियोंग आकर कहते हैं कि मिस्टर मूनन ये डिपो टाउन बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड है और जिसने ये पॉइजन दिया है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और जियोंग उसके साथ एक लड़के को लेकर आता है। तो जियोंग कहता है कि ये है तांग होनान, वे इतना भी एग्जैक्टली स्किलफुल नहीं है लेकिन वो दापू शहर को अच्छे से जानते हैं, अगर वो आपको ले जाएंगे तो आप जल्दी से वहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद मूनन कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो और आप मेरी फैमिली का ध्यान रखिए, इतना हार्ड वर्क करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तांग होनान कहता है कि मिस्टर मूनन हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं लेकिन यहाँ पर ऐसे ड्राइव करना सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉ और कानून सब बहुत ही खराब है और हमें कुछ गैंगस्टर भी रुका सकता है, तो हमें भी केयरफुल रहना चाहिए। और तभी एक बास के सामने एक गैंगस्टर का गाड़ी दिखाया जाता है। जो गाड़ी उस बास को रुकाने की कोशिश करते हैं तो बास ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और बास रोकते ही उस छोटे गाड़ी से कुछ गैंगस्टर बाहर निकल के आता है। तो तभी वो गुंडे लोग उस बास ड्राइवर को कहने लगता है कि वेलकम टू डापो सिटी, तुम लोग तो यहाँ का रूल जानते ही हो, इस डापो सिटी में एंटर करने के लिए आप लोगों को पर व्यक्ति का 10,000 देना पड़ेगा। तो तभी वो बास ड्राइवर कहते हैं कि ब्रदर लिन ये तो पहले 5,000 प्रति बास था, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो तभी लिन कहता है कि यानी कि उस गुंडा कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम इस डिपो में क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारा पैसेंजर्स को कहो ये पे करने के लिए। तो तभी उसे एक गुंडा बस के अंदर घुस जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो बस से बाहर निकलो, अगर एक व्यक्ति 10,000 पे करते हो तो हम लोग आपका गारंटी लेते हैं कि तुम लोग ऐसे सेफ साउंड जा सकते हो। और तभी मूनन के साथ जो ड्राइवर आया था वो देखता है एक व्यक्ति को, तो वो देखकर कहते कि झांग जिंग, और वो उस कार से उतरकर दौड़ने लगता है और कहते कि उसे छोड़ दो बास्टर्ड। और झांग तिंग उसे देखकर कहती कि तांग हुआनान प्लीज मुझे बचा लो। तो तभी वो गुंडा लीन कहता है कि ये देखो बचाने के लिए हीरो आ रहा है, कोई इसे अच्छी तरह से पीटो। और तभी उसे कोई तांग हुआनान को एक मुक्का मारता है। तो ये झांग जिंग देखकर कहते हैं कि हे उसे छोड़ दो प्लीज, उसे छोड़ दो, स्टॉप, मैं तुम लोगों को पैसा देती हूँ। और तभी उस लड़के को भी एक आदमी थप्पड़ मारती है और कहता है कि बीच तुम्हें अपना मुंह खोलने के लिए कौन बोला। और तभी मूनन बाहर आकर कहता है कि हे ये सब बंद करो। और तभी वो तांग मूनन कहते हैं कि मिस्टर मूनन प्लीज हमें मदद कीजिए। तभी वो गुंडा जिन कहता है कि हे अभी और एक आया मरने के लिए, जाओ और जाके कोई इसे पीटो। एक गुंडा तलवार लेके मूनन को मारने के लिए चाहता है और ये देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि ओह माय गॉड वो उसे मर्डर करने के लिए जा रहा है। वो तलवार आगे सीधा मूनन के बॉडी के सामने आकर रुक जाता है और मूनन हंसने लगता है और मूनन उसे जोर का मुक्का मारता है और वो गुंडा उड़ के आके इन गुंडों के सामने गिर जाता है। तभी वो गुंडा जिन ये देखकर कहते हैं कि हे तुम लोग किसके लिए इंतजार कर रहे हो, सब लोग एक साथ जाके उसे मारो। और तभी सभी लोग दौड़ने लगता है, कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम। और मूनन को मारने के लिए जाता है लेकिन मूनन इसे आसानी से डॉज कर लेता है और फिर मूनन अपना स्किल इन लोगों के सामने दिखाने लगता है, एक एक करके पीटता है और उन गुंडे के हेड कहता है कि ये बास्टर्ड कमीना। वो गुंडा जिंग ईगल को स्ट्राइक इस्तेमाल करता है लेकिन मूनन के सामने वो कुछ भी नहीं है और मूनन की एक हाथ से वो उड़ जाता है और सीधा जाके एक कार में ग्लास में घुस जाता है। और मूनन कहता है कि ये सब मेरे सामने चीटियां हैं। तो उसके बाद मूनन टांग को आकर पूछता है कि क्या तुम अभी भी ड्राइव कर सकते हो। तो तभी वो लड़का ड्राइवर कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, मुझे मार खाने की प्रैक्टिस है तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी मूनन को कुछ लोग कहते हैं कि स्टूडेंट तुम बहुत ही अमेजिंग हो, हम लोगों को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, तुम नहीं होते तो हमको फिर से पीटा जाता और हमसे फिर से पैसा छीना जाता। तो ये सब कुछ सुनकर मूनन कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, यू आर वेलकम। तो तभी बात से एक आदमी कहता है कि ये लोग सब लोकल गुंडे हैं और इन लोगों के साथ फाइट करके कोई फायदा नहीं क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होता, तो हम लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है, हम लोगों को वापस जाना होगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग बास के अंदर आ जाइए। और तभी सभी लोग दौड़ के उस बास में उठने लगता है। तभी तंग उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ और जाके बास में बैठो। तो तभी वो लड़की कहती है कि नहीं मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ जाके डेपो सिटी जाना चाहती हूँ। तो तभी वो ड्राइवर कहते हैं कि नहीं बहुत ही बड़ा नो है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, मिस्टर मू बिजनेस के एक काम के लिए डेपो सिटी जा रहे हैं, हम लोग तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो वो लड़की भी बहुत जिद्दी होती है, तो वो कहती है कि मैंने कब कहा कि मेरे देखभाल करनी है, तांग मूनन अगर तुम मुझे नहीं ले जाते हो तो मैं खुद अकेले ही चले जाऊंगी। तो उसके बाद वो बास वहां से चले जाता है। तो उसके बाद तांग मूनन को कहता है कि मिस्टर मूनन क्या आप उसे थोड़ा सा लिफ्ट दे सकते हैं, मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद मूनन कहता है कि मैं ड्राइव करता हूँ, तुम लोग कर के अंदर
बैठूं। तो उसके बाद तांग हुनन कहता है कि ओके ठीक है सर। तो उसके बाद वो लोग कार पे बैठकर वहां से जाने लगता है। तो जिंग मूनन से पूछते हैं कि मूनन क्या तुम भी स्टूडेंट हो और तुम्हारे डेपो साउंड में क्या बिजनेस है। तो तब तांग हुनन कहता है कि ए जिंग मूनन ड्राइविंग कर रहा है, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। तो ये सुनते ही जिंग थोड़ा नाराज हो जाती है। तो उसके बाद ड्राइवर तांग हुनन जिंग को पूछता है कि बाय द वे जिंग तुम डापो सिटी क्यों जा रहे हो। तो तभी जिंग कहते हैं कि मुझे एक 100 साल पुरानी क्रोकोडाइल को पकड़ना है जो यहाँ पर है। तो उसके बाद ड्राइवर तांग हुनन कहता है कि जब हमारा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। उसके बाद वो लोग डापो सिटी पर आ जाता है और तभी मूनन को वो ड्राइवर कहते हैं कि हे मूनन यही है वो कार। तो तभी मूनन वहाँ पर ब्रेक करता है और कार से नीचे उतरते उस कार के पास जाकर उस कार पे जोर से मारता है और मारते उस कार का ग्लास टूट जाता है। और तभी मूनन के पास सू लुजिया की कॉल आती है। तो तभी मूनन तांग हुनन को कहते हैं कि हे तांग हुनन कार के अंदर जाओ और कुछ ढूंढो वहाँ पर, कुछ अगर क्लू मिल जाए तो। उसके बाद मूनन फोन पकड़ के कहते हैं कि हे बोलो। तो तभी सू लुजिया कहते हैं कि क्या तुमने मुझे मिस किया लिटिल ब्रदर। तो मूनन उसका कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ कहता है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं फोन करता हूँ। तो तभी सू लुजिया कहती है नहीं 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 मेरी बात सुनो मूनन, डापो एक डार्क लिस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड है और मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सड़क की उस पर उस हॉट पॉट प्लेस को देखो, वही पर वो पॉइजनर है। तभी मूनन कहते हैं कि जहरीला डार्क लिस्ट में से कोई तो है, तो कौन है वो। तभी वो ड्राइवर मूनन को पुकारते हैं मूनन हॉट पॉट रेस्टोरेंट पर यूडीम नाम का एक लड़का है जो आपकी ग्रैंडफादर को पॉइजन दिया है। अगर तुम ये जहर देने वाला काम करते हो तो तुम्हें 5 मिलियन मिलेगा। अगर उस पॉइजनर को पता चल गया कि तुम्हारा ग्रैंडफादर अभी तक जिंदा है तो वो फिर से ये करने की कोशिश करेगा। और कार में कुछ भी नहीं है, शायद उसे कोई भी उठा लिया गया होगा। और इधर सू लुजिया फोन पर कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे बातें चल रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें 3 दिनों में ढूंढ लूंगा और तुम्हारे साथ ये सब कुछ